नमस्कार मित्रों, जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए प्रथम वर्ष का अपन पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसमें अपन जो चर्चा करते हैं सरकार के अन्य जो अपन ने पढ़ा पहले उसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका अपन ने पढ़ लिया। आज अपना टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, जो संविधान में जो अपने अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 124, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए व्यवस्थापिका अपना कार्य करती है, कार्यपालिका अपना कार्य करती है, न्यायपालिका अपना कार्य करती है। तो व्यवस्थापिका के बारे में अपन ने बताया कि जो व्यवस्थापिका है जो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करवाने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो है उन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है या उनको रोकने का प्रयास करती है। कि अपन ने पढ़ा, सभी जानते हैं ये बात। तो न्यायपालिका का कार्य जो है न्याय प्रदान करना है, ठीक है। प्रशासन को एक सुचारू रूप से चलाना है, उसका कोई उल्लंघन ना करे और उल्लंघन करने वालों को दंडित करे, उनको रोकने का प्रयास करे। तो न्यायपालिका इतना कोई बड़ा वो नहीं है। न्यायपालिका के बारे में सभी जानते हैं कि न्याय सभी को मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए, ये सभी जो बातें हैं छोटी छोटी। तो आगे स्पष्ट करते हैं फिर कि अपन जो न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो नंबर पहला है अभियोगों पर निर्णय। कानूनों की व्याख्या, संविधान का रक्षण, तो न्यायपालिका के कार्य में लिखा है यहाँ। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि अभियोगों पर निर्णय, यानी कि लड़ाई झगड़ों वाले जितने भी केसेस हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक भ्रष्टाचार के जितने भी जो केसेस होते हैं न्यायपालिका के तहत, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में हो, उच्च न्यायालय में हो या नीचे सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं उनमें हो। तो सबसे पहले जो है न्यायपालिका का वो कार्य है अभियोगों पर निर्णय, यानी कि जो केसेस हैं उनका निर्णय कौन करेगा? एक न्यायपालिका करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। जो गलत है उसको दंडित देने का प्रयास न्यायपालिका करती है। दूसरा मैंने लिखा है कि कानूनों की व्याख्या। हमारे संविधान में जो भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, इंडियन पेनल कोड के तहत जितने भी कानून जो भारतीय दंड संहिता उसको परिभाषित किया गया है, लिखा गया है जो भी कानून है, तो उन कानूनों की जो भाषा है वो कई बार बहुत कठिन होती है, आम लोग उसको समझ नहीं पाते। तो न्यायपालिका है जो उन कानूनों की व्याख्या या उनको सरल भाषा में एक समझाने का कार्य भी करती है। इस प्रकार से तो मैंने लिखा है कि दूसरा नंबर का कानूनों की व्याख्या जो है वो न्यायपालिका करती है। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कि संविधान का रक्षण। जैसे मान लीजिए, एक आगे मैं आपको बताऊंगा न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो भी, कि कई बार जानकर या अनजाने में लोग संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। सरकारें भी करने की कोशिश करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। तो जो न्यायपालिका है उसमें अनावश्यक फेरबदल ना हो, उसमें उचित अनुचित तरीका का किसी भी प्रकार का उसमें फेरबदल ना हो, जोड़ तोड़ ना हो। तो वो कार्य संविधान का सुचारू रूप से सिस्टमेटिक तरीके से सारा कार्य बना रहे, चलता रहे, तो वो संविधान का रक्षण का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका करती है। कि जो सरकारें होती हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कई बार कानूनों का निर्माण करती हैं, तो न्यायपालिका उन कानूनों को अवैध घोषित
करती है। तो वो इस प्रकार से संविधान के रक्षण का कार्य भी करती है। अगला बिंदु है कि व्यक्ति स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा। व्यक्ति स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा एक है परामर्श संबंधी कार्य। व्यक्ति स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा, कई बार होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, संविधान के द्वारा जो उसको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका हनन होता है, तो व्यक्ति उन अधिकारों की रक्षा अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सीधे न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय उन स्वतंत्रताओं का हनन करने वाले व्यक्तियों को दोषी सिद्ध कर सकता है, उनको दंड दे सकता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार है उनकी एक रक्षा करने का कार्य भी करती है। अगला बिंदु मैंने लिखा है कि परामर्श संबंधी कार्य अनुच्छेद 143 के तहत 143 के तहत न्यायपालिका एक परामर्श देने का कार्य भी करता है। लेकिन ये परामर्श जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो ही न्यायपालिका से कर सकते हैं। वो न्यायपालिका से परामर्श मांग भी सकते हैं और न्यायपालिका उनको परामर्श दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। तो कई बार कई केसेस में देखा गया है कि न्यायपालिका एक परामर्श संबंधी कार्य भी करता है। एक है औचित्य के आधार पर कानूनों का निर्माण। औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। अगला बिंदु मैंने लिखा कि औचित्य के आधार पर कानून। न्यायपालिका हमेशा देखती है कि व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो उचित हैं या अनुचित है, तो उन कानूनों का निर्माण जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया है या अवैध तरीके से किया गया है। तो इस प्रकार जो न्यायपालिका है वो निगरानी का कार्य करती है कि कानून के औचित्य के आधार पर कानूनों का निर्माण किया गया है। तो ये मैंने लिखा है मोटे मोटे कि न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 में परिभाषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय को, और जो न्यायपालिका के कार्य हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने यहाँ मोस्ट लिखे हैं कि अभियोगों पर निर्णय, कानूनों की व्याख्या करना, संविधान का रक्षण का कार्य, व्यक्ति स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा, परामर्श संबंधी कार्य अनुच्छेद 143 में है, औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। तो ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं वो आपको न्यायपालिका के तहत पूछे जा सकते हैं। न्यायपालिका में साधारण सी बात है कि जो न्यायपालिका है उसके कौन कौन से कार्य हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब अगला बिंदु अपन पढ़ते हैं कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या उसका महत्व है वो क्यों आवश्यक है, वो अपन अभी मैं लिखता हूँ, बोलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता, महत्व या आवश्यकता। मित्रों मैंने लिखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता, यानी कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए या उसको स्वतंत्रता की आवश्यकता क्यों है। जो बिंदु मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लोकतंत्र की रक्षा हेतु, न्याय के लिए, पहला बिंदु मैंने न्यायपालिका की क्षमता का महत्व है लोकतंत्र की रक्षा हेतु, न्याय के लिए, संविधान की रक्षा हेतु,
संविधान की रक्षा हेतु और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। तो मैंने लिखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता वो क्यों है। पहला बिंदु मैंने लिखा है लोकतंत्र की रक्षा हेतु, न्याय के लिए, संविधान की रक्षा हेतु, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे अपन भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाला देश है, तो इसमें सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। तो जैसे मान लीजिए न्यायपालिका पर किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव होता है, आर्थिक दबाव होता है या किसी भी प्रकार का दबाव होता है, तो न्यायपालिका के में जो काम करने वाले न्यायाधीश हैं वो स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, और इससे जो आम लोग हैं, जनता है, भारत की जनसंख्या है, उसको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक जो निष्पक्ष जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और जो एक लोकतंत्र के ऊपर धब्बा साबित होता है वो एक गलत कार्य उस पर साबित होता है। तो सबसे पहला मैंने बिंदु यहाँ लिखा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु भारत के जो नागरिक हैं वो न्यायपालिका में गहरी आस्था रखते हैं, और अगर न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा तो जो लोग हैं वो एक निष्पक्ष न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा मैंने लिखा है कि न्याय के लिए, अगर लोग न्यायपालिका अपने सही अर्थों में कार्य नहीं कर पाएगी तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा। तो जो है लोगों को न्याय देने के लिए या न्याय के लिए जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो आवश्यकता है। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कि संविधान की रक्षा हेतु, अभी अपन ने चर्चा की कि कई बार संविधान में उचित या अनुचित तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है, तो संविधान वास्तव में सही अर्थों में सही रूप से बना रहे, ठीक है, तो उसकी रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना जरूरी है। चौथा नंबर मैंने लिखा है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कई बार व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं का हनन होता है, ठीक है, तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो व्यक्ति के अधिकारों की वो रक्षा नहीं कर पाएगी। तो ये जरूरी है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। तो आपको छोटे नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता क्यों है। तो बिंदु आप लिखिए कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु, न्याय के लिए, संविधान की रक्षा हेतु, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए। अब अपन पढ़ते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय कौन कौन से हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय, मैंने लिखा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय, कि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव ना रहे, तो वो तरीके कौन कौन से कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखे जा सके। उसमें पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, पहला मैंने लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। अब इसमें आपकी जो बुक है, जो राजस्थान विश्वविद्यालय की बुक है, उसमें अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्थापिका से होनी चाहिए, कार्यपालिका से होनी चाहिए, या सीधे तौर पर उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये इसमें मैं एक बार लिखता हूँ। इसमें पहला है कि जनता द्वारा निर्वाचन, दूसरा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन,
और तीसरा है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। तो दोस्तों मैंने लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, इसमें 3 बिंदु मैंने लिखे हैं कि जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन और कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। देखिए पहला बिंदु अपन समझते हैं कि कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचन। अब इसमें देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं वो जनता के द्वारा किस प्रकार चुने जाएंगे, क्योंकि अपन ने देखा है कि जो जनता में लोकप्रिय होता है, जो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता वाला होता है, लोगों में छाप छोड़ने वाला व्यक्ति होता है, चुनाव में वो ही विजय हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्ञानी है, अच्छा ज्ञान रखने वाला है, लेकिन वो कम बोलता है, उसका जो अनुभव है कानून के मामले में वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो जनता के बीच प्रसिद्ध नहीं है, तो वो विजयी नहीं हो सकता। इस प्रकार ये जो जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रणाली है वो अधिक सक्सेस नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्वाचन वाली पद्धति है उसमें जैसे मान लीजिए संसद के द्वारा जिस राजनीतिक दल के व्यक्ति अधिक हैं और जिस व्यक्ति को वो सपोर्ट करेंगे वो ही न्यायपालिका में पहुंच पाएगा, चाहे वो अपने ज्ञान के मामले में या कानून के जो विशेषज्ञ हैं वो ना के बराबर हो, तो भी वो जो है राजनीतिक दलों के सहयोग से न्यायपालिका में पहुंच जाएगा, तो वो शायद लगता है कि उचित प्रकार से अपने निर्णयों का संचालन नहीं कर सके। तीसरा मैंने लिखा कि कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। भारत में इसी प्रकार की जो पद्धति है वो पाई जाती है कि कार्यपालिका द्वारा जो निर्वाचन जो किया जाता है न्यायाधीशों का, ये जो प्रचलित है कार्यपालिका द्वारा, ये भारत में जो पाई जाती है और कार्यपालिका के द्वारा ही न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। ठीक है मित्रों, दूसरा है लंबी अवधि। तीसरा है वेतन। अब देखिए अपन ने टॉपिक लिखा है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के उपाय, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। दूसरा बिंदु है कि लंबी अवधि, यानी कि जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, उनकी जो पद की अवधि है वो एक लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए उनकी पद की अवधि लंबी होगी तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार का आरोप या भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जैसे मान लीजिए पद की अवधि या उनकी सर्विस का रिकॉर्ड में कम है, तो वो देखेंगे कि सिर्फ पैसे कमाना ही एक व्यक्ति का मकसद हो जाता है और वो अपने निर्णयों का जो आकलन है वो सही नहीं कर पाता। तो जो न्यायपालिका को जो स्वतंत्र बनाए रखने का एक उपाय है उसमें ये भी है कि उनकी जो पद की अवधि है वो लेकिन लंबी होनी चाहिए। वेतन है तो वेतन उनको काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलना चाहिए, ताकि वो पैसों के ऊपर दूसरी तरफ ध्यान ना दे सके, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो सके, इसलिए उनको भरपूर मात्रा में पैसा दिया जाना चाहिए। अगला बिंदु है कि पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा, यहाँ पद की सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर चुन लिया जाता है तो उसका कहीं बार बार पद से उसका हटाया जाना या पद से उसको निष्कासित किया जाना, इस प्रकार के उसमें तरीके नहीं होने चाहिए। उनको जैसे मान लीजिए जो हटाने की प्रक्रिया है जैसे भारत में भी वो इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो जो पद की जो सुरक्षा से संबंधित है वो एक कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़े से आरोप सिद्ध होने पर ही उन न्यायाधीशों को हटा दिया जाना चाहिए। एक बिंदु है कि अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर है और अब जैसे मान लीजिए वो अपने पद से रिटायर हो गया
तो उससे बाद में हटने के बाद या पद से रिटायर होने के बाद उस पर वकालत का प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में पहले वकील रह चुका है, उस बाद में वहीं अगर वो वकालत का कार्य करता है तो कहीं ना कहीं निर्णयों को प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसलिए एक कारण ये भी है कि अवकाश प्राप्ति के बाद जो है वकालत का निषेध होना चाहिए। एक अगला बिंदु ये भी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक तरह से पृथक्करण रहना चाहिए कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का अनावश्यक या किसी भी प्रकार का उसमें गतिरोध नहीं होना चाहिए। तो ये जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के उपाय मैंने लिखे हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग, इसमें मैंने 3 बिंदु लिखे, जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन, कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन, पद की लंबी अवधि, वेतन, पद की सुरक्षा और अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत का निषेध। अब इसमें एक बिंदु और है, आगे आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है, छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्सर कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वो 1803 में जो है जो अमेरिकी न्यायाधीश हैं मार्शल, उन्होंने दी है और मार्बरी बनाम मेडिसन बाद में। न्यायमूर्ति मार्शल जिन्होंने अपने फैसले में मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद में न्यायिक पुनर्विलोकन की उन्होंने व्याख्या की है। तो वो कहते हैं, इसी की व्याख्या करते हुए का तात्पर्य मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जो केंद्रीय सरकार मान लो चाहे राज्य सरकारें मान लो, कई बार ऐसे कानूनों का निर्माण कर देती हैं कि वो जनता के लिए अनुचित सिद्ध होता है, या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे कानूनों का निर्माण करते हैं कि वो बाद में कुछ समय बाद अनुचित प्रतीत होते हैं या जनता के हितों को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो न्यायपालिका उन कानूनों पर संज्ञान लेते हुए उन कानूनों को अवैध घोषित कर देती है, जिससे कि वो कानून निरस्त हो जाते हैं। तो न्यायपालिका की ये जो व्यवस्था है वो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है, यानी कि कानूनों की एक तरह से दोबारा व्याख्या। तो जो अवैध तरीके से जो कानून बनाए गए हैं या क्षेत्र से बाहर जाकर अपने दायरे से बाहर जाकर जिन कानूनों का निर्माण किया गया है, उन कानूनों को जो न्यायपालिका है वो अवैध घोषित कर देती है। तो न्यायपालिका की यह जो शक्ति है वो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। अब जो न्यायिक पुनर्विलोकन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से वाद में, तो ये मैंने लिख दिया है कि 1803 में अमेरिकी न्यायाधीश लॉर्ड मार्शल, उन्होंने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में जो न्यायिक पुनर्विलोकन को जो परिभाषित किया है उन्होंने। तो ये एक बार अच्छे से देख लें। परीक्षा में भी पूछ लेते थे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का महत्व किस प्रकार से है, तो इसका कुछ महत्व के बिंदु मैं एक बार बोल के बता देता हूँ आपको। सीमित शासन की संकल्पना को साकार करना, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा के लिए, नागरिक अधिकारों व समता की रक्षा के लिए, संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। तो ये सब जो कारण हैं कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन के महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों एक बार ध्यान रखना कि न्यायपालिका को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में परिभाषित किया गया है। न्यायपालिका के कौन कौन से कार्य हैं मैंने बताया कि अभियोगों पर निर्णय, संविधान की रक्षा, न्याय प्रदान करना, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा। फिर न्यायपालिका को स्वतंत्रता की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के उपाय मैंने लिखे हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। और न्यायिक पुनर्विलोकन की जो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है साधारण सा अर्थ, तो यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मित्रों जैसे मान लीजिए आपको जैसे परीक्षा में छोटा क्वेश्चन पूछ जाए अतिलघुतरात्मक या निबंधात्मक, तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से जैसे आपको बताया उसी प्रकार से आप उसको तैयार कीजिए। अगले जो कक्षा है उसमें आप अगला लेक्चर अपन अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।